हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने 12th लेवल का जितना भी था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जो अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम आने वाला है। आज अपन अपनी मेन पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, एक्सेल नंबर फर्स्ट, जिसमें चैप्टर बुक का चैप्टर है 3, जिसका नाम है विश्लेषक फलन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपन लिमिट यानी सीमा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सीमा क्या होती है? अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, रियल एनालिसिस में लिमिट पढ़ी थी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे सम्मिश्र विश्लेषण है, वहाँ पे खाली ओनली रियल नंबर हुआ करते थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो समझते हैं पहले क्या होता है अपनी लिमिट, और फिर आएंगे उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना? चलिए लिमिट समझते हैं अपन। लिमिट क्या होती है? ओपन ने सेकंड ईयर में क्या पढ़ा था? रियल एनालिसिस में कोई एक्स हुआ करती थी, रियल एक्स हुआ करता था, इसको एक्स से बोलते, एक्स बोलते थे, जिस पे यहाँ ओरिजिन हुआ करता था 0, इधर प्लस इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव 0 और प्लस इन्फिनेटिव। ये अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा था। एक दूसरे से देखो कंपेरिजन करते चलेंगे तो क्या आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना? अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा था, ओनली रियल एक्सिस के बारे में बात की थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन काल्पनिक अक्ष बाई अक्ष कौन सा हुआ करता है? काल्पनिक अक्ष। ओपन यहाँ पे पूरी समतल के बारे में बात करेंगे। समतल मतलब पूरा एक्स वाला और बाई वाला, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ओपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा था खाली एक एक्सिस के, रियल एक्सिस के बारे में, एक्स वाले में, जिसमें रियल नंबर हुआ करते थे। ओपन अब पूरी समतल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले ओपन लिमिट कैसे निकालते थे। कोई फंक्शन हुआ करता था, जैसे कि कोई फंक्शन मान लो, ऊपर ने फंक्शन हुआ करता था बाई बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ऊपर सीमा कैसे निकालते थे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट निकालते थे। सेकेंड टर्म क्या थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और उस बिंदु पर फलन का मान निकालते थे। अगर तीनों बराबर हैं तो उसे बोलते थे समतत्या। मान लो एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स निकालते थे। राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ ए। वहाँ पे दो ही क्यों निकालते थे? लेफ्ट हैंड निकालते थे और राइट हैंड निकालते थे, दो लिमिट क्यों निकालते थे? इसको समझो, देख कैसे निकालते थे। सेकंड ईयर में अपना ये हुआ करता था, रियल एक्सिस 0, कोई भी बिंदु की लिमिट निकालने के लिए या तो सेकंड ईयर में दो ही रास्ते थे, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। मान लो अपन को 0 पे निकालनी है, 0 पे क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं अपन। तो सेकंड ईयर में क्या करते हैं, यहाँ तो लेफ्ट साइड से जा सकते हैं 0 की तरफ, या राइट साइड से जा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को स्पेसिफिक कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो दोनों का नाम अलग अलग कर दिया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना, पूरा प्लेन है। अब प्लेन है, कोई बिंदु मान लो यहाँ पे एक्स कमा वाई है, तो इस बिंदु की तरफ किस तरफ से जाएं? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। यहाँ तो बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ऊपर से देखो बहुत सारे रास्ते हो गए। अब कौन से रास्ते जाएं वो डिपेंड करता है ना, कौन से रास्ते जाएं। ओपन सेकंड ईयर में क्या करते थे, खाली लेफ्ट हैंड से जाते थे और राइट हैंड से जाते थे, क्योंकि वहाँ पे दो ही रास्ते थे,
रियल एक्सिस था उस पर लेफ्ट से जा सकते थे या राइट साइड से जा सकते थे, इसलिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। लेकिन थर्ड ईयर में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्स प्लान आ गया है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि कोई प्लान है तो उसके लिए अनेक रास्ते हैं, पर लेकिन सबसे बेस्ट रास्ते कौन से हैं अभी बताएंगे। पहले समझिए और समझते हैं, पहले इसको और क्लियर करते हैं। देखो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं डिजिटल बोर्ड में पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो राइटिंग फाइटिंग की टेंशन मत करना, राइटिंग सुधर जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए सीमा कब विद्यमान होती थी, सीमा कब विद्यमान होती थी, लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब एग्जिस्ट करती थी या तो लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ, मान कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यदि बराबर आती हैं तो वो सीमा विद्यमान है। सेकंड टीयर में क्या कॉन्सेप्ट था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों बराबर आती तो ऊपर कहते थे सीमा विद्यमान है, यानी सीमा का अस्तित्व है। बट थर्ड ईयर में पूरा प्लेन है, मान लो पॉइंट है जेड बराबर जेड नोट, जेड नोट का मतलब एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, जेड नोट है। अब यहाँ पे कौन कौन से रास्ते हैं, रास्ते कितने, अनेक अनेक रास्ते हैं ना, किसी भी पथ से जाओ। अब बहुत सारे फंसते हैं तो बहुत सारे पथों से नहीं जा सकते अपन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत सारे पथों से निकालें अनुमान। तो अपन ने इसको देखो लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि किसी भी पथ से जाए, मतलब जहाँ पे क्या करती एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए हुआ करती ना सेकंड ईयर में, यानी रुक समझो एक मिनट रुको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स ए की तरफ, एक्स ए की तरफ किसी भी पथ से जाए, किसी भी पथ से जाए, मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, समान। सेकंड ईयर में एक से एक्सिस हुआ करती थी, खाली लेफ्ट से जाते थे या राइट साइड से जाते थे, मान क्या आता था, समान आता था, तो अपन बोल देते उसे कि सीमा का अस्तित्व है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या आ गया, पूरा प्लान आ गया, तो इस बिंदु की सीमा कैसे निकालेंगे, इस बिंदु के लिए जाने के लिए बहुत सारे रास्ते, और बहुत सारे रास्ते तो किसी भी रास्ते से जाए तो मान के आना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस लैंग्वेज को क्या मॉडिफाई किया, देखो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्स जहाँ पे जाएगी एक्स नहीं जाएगी, सॉरी एक्स क्यों है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा जेड, जेड टेंस टू जेड नोट, जहाँ पे कोई बिंदु है सम्मिश्र में कोई बिंदु ले लिए जेड नोट, जेड टेंस टू जेड जेड नोट, किसी भी पथ से जाए, किसी भी पथ से जाए, लेकिन मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। समान मान आएगा तो बोलेंगे अपन सीमा विद्यमान है, अदरवाइज सीमा विद्यमान नहीं है। सेकंड ईयर में अपन बोलते थे एक्स टेंस टू ए, किसी पथ से क्या, दो पथ से जा सकता था, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो अपन ने दोनों के नाम रख दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन थर्ड ईयर में अपन नाम नहीं रख सकते, क्यों, यहाँ पे बहुत सारे पथ हो गए, बहुत सारे हो गए ना, किसी भी पथ से जा सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो गए। पर लेकिन अपन ने लैंग्वेज को क्या मॉडिफाई कर दिया, जेड टेंस टू जेड नोट की ओर किसी भी पथ से जाए, एनीवेयर किसी भी पथ से जाए, लेकिन सीमा का मान क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, समान आना चाहिए, अद्वितीय रूप से विद्वान होना चाहिए, तो सीमा एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज सीमा विद्वान नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट तरीके कौन से हैं वो भी समझते हैं। सबसे बेस्ट तरीके किसी बिंदु के लिए जाने के लिए जेड नोट, इतने रास्तों से तो अपन चेक नहीं कर सकते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, दो रास्ते ले लिए। कौन से रास्ते ले लिए, सबसे बढ़िया रास्ते हैं दो, जेड नोट की तरफ जाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ते कौन कौन से हैं, दो। एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्स अक्ष के समांतर, मतलब एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष की ओर से, और एक बाई एक्स की तरफ जहाँ से, मतलब अपन यहाँ जाएंगे जेड टेंस टू जेड नोट अलोंग एक्स अक्ष
और बाई एक्सिस। ओपन ने क्या किया देखो समझो, ओपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, दो रास्ते ले लिए बढ़िया वाले। बढ़िया वाले रास्ते कौन से, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर बढ़िया वाले रास्ते कौन से हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक बाई एक्सिस के अनुदिश, दो रास्ते ले लिए। उन दो रास्तों पे चेक करेंगे, अगर दोनों में सामान आ रहा है तो बोल देंगे सीमा विद्यमान है, अदरवाइज नहीं है। एक्स अक्ष के अनुदिश और बाई अक्ष के अनुदिश निकालेंगे अपन, अगर सीमा दोनों में बराबर आ जाती है तो अपन कहेंगे यह सीमा विद्यमान है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना। सबसे बेस्ट रास्ते कौन से, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अलोंग जाना है अपन को। अब आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई तो उनके लिए कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अलग से आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा समझने में। तो चलिए धीरे धीरे चलेंगे, पर समझ में आना जरूरी है आपकी, और जब समझ में आएगा तो आगे की सारी एक्सरसाइज बिल्कुल संतत्या, कंटिन्यूटी, विश्लेषक और हार्मोनिक फंक्शन, इस चार टॉपिक हैं, अगर चारों समझ में आ जाते हैं तो इस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा। थ्योरम भी है पर ज़्यादा टफ नहीं है, अगर परिभाषा आपको समझ में आ गई तो थ्योरम में कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं लिमिट क्या है। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड विद्यमान नहीं है। ऊपर को क्या करना है, सिद्ध करना है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखिए कैसे करेंगे। ऊपर ने मान लिया एल, लिमिट दे दिया, नाम दे दिया एल बराबर लिमिट z टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड। जेड बराबर जानते हैं अपन क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, सॉरी यहाँ पर माइनस आना चाहिए, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है ना, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब उन दोनों के मान रख दिए अपन ने, लिमिट एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए जेड टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या है, जेड टेंस टू जीरो इसका मतलब है एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो। क्यों, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना। तो जेड भी जीरो की तरफ, जेड जीरो की तरफ है तब एक्स भी जीरो जाएगी और वाई भी जीरो जाएगी, वाई भी जीरो की तरफ जाएगी। तो देखिए एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए अपन ने बताया सबसे बेस्ट रास्ते कौन से हैं, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। तो चलिए अपन कैश फर्स्ट लगाते हैं। इफ जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, यदि जेड जीरो की ओर एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर है, तब एक्स अक्ष पर क्या होगा, बाई बराबर जीरो होता है एक्स अक्ष पर, तो बाई बराबर जीरो, बाई बराबर जीरो है तो मान रख दिए इसमें। देखिए इसमें मान रखिए, ऊपर ने रख दिया इसमें मान, बाई बराबर जीरो, तो एक्स अपॉन एक्स रह जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स बराबर एक आ गया। ठीक है ना। दूसरा सेकंड कैसे देखते हैं, यदि बाई एक्स के अलोंग जाएगा तो बाई एक्स के अलोंग एक्स बराबर जीरो होगा, बाई अक्ष पे एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर जीरो होता है। ठीक है, जीरो रख दिया उसी, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई अपॉन आयोटा वाई, कैंसिल हो गया, माइनस बना गया। अब देखिए दोनों ही स्थिति में एक्स अक्ष के अनुदिश और बाई अक्ष के अनुदिश दोनों ही स्थिति में क्या हो गया, सीमा का मान अलग अलग आ गया। अब दो ही पथों से अलग अलग आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, अन्य रास्तों से देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों से समान आया था तो बोल देते हैं कि सीमा विद्यमान है, अदरवाइज बराबर नहीं आया तो बोलेंगे सीमा विद्यमान नहीं है। तो देखिए चूंकि यहाँ दोनों स्थितियों में सीमा का मान अलग अलग है, अतः सीमा विद्यमान नहीं है। समझ में आया क्या, एक बार और समझिए। देखिए ऊपर को सीमा चेक करनी है,
सीमा चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सीधी एल मान लिया, लिमिट को एल मान लिया, लिमिट जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार बराबर क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना, यहाँ माइनस लगेगी एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई मान रख दिया अपन ने। जेड टेंड्स टू जीरो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स भी जीरो की तरफ जा रहा है और वाई भी जीरो की तरफ जा रहा है, दोनों को अलग अलग खोल के लिख दिया। अब देखिए, अब एक्स टेंड्स टू जीरो जाएगा और वाई टेंड्स टू जीरो जाएगा, तो अपन ने सबसे बढ़िया रास्ते बनाए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, दो रास्ते, कौन से रास्ते, एक्स अक्ष के अनुदिश पहला रास्ता और दूसरा रास्ता वाई एक्सिस के अनुदिश। तो पहले रास्ते पे चलते हैं, यदि जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो रहा है, जेड बराबर जेड टेंड्स टू, तो क्या होगा वाई बराबर जीरो होता है, एक्स अक्ष पर वाई बराबर जीरो, तो एक्स अपन एक्स बराबर आ गया 1। सेकंड केस में वाई बराबर वाई अक्ष के अनुदिश जाएंगे तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा -1, और दोनों ही स्थितियों में मान क्या आ गया, एक में आ गया एक प्लस का 1 और एक में माइनस का 1, तो दोनों ही सीमा विद्यमान नॉट एग्जिस्ट करेगी, नॉट एग्जिस्ट करेगी ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या अब क्या करते हैं अपन अवकलनीय फलन का समझते हैं, अवकलन क्या होता है। चलिए अवकलन आने से पहले, अवकलन डिफरेंशियबिलिटी समझने से पहले अपन पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि सेकंड ईयर में कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है, बस डिफरेंस इतना है, वहाँ पे एक छोटी उदाहरण थी और यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल कति ईजी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं सेकंड ईयर में क्या हुआ करता था। देखो सेकंड ईयर में क्या हुआ करता था, अवकलनीय था। अवकलनीय था सेकंड ईयर में हुआ करता था, यहाँ 11th में पढ़ा था अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि कोई बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाते हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, यानी डिफरेंशिएबल है, उस बिंदु पर फलन अवकलनीय है। तो देखिए दो फॉर्मूले पढ़े थे अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एक तो होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी बिंदु ए पर क्या हुआ करता था, लिमिट एक मिनट, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। दूसरा क्या हुआ करता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ओपन दो फॉर्मूले पढ़ते थे 11th में, किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। यदि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव समान आ जाते थे, बराबर आ जाते थे, तो बोल देते थे अपन, क्या कहते थे कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोल दिया, क्यों, तो रियल एक्सिस हुआ करता था सेकंड ईयर में, तो क्या हुआ था, रियल एक्सिस हुआ करता था, ओनली जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो किसी बिंदु के लिए जाने के लिए लेफ्ट हैंड से जाओ या राइट हैंड से जाओ, तो दो ही रास्ते, तो दोनों के स्पेसिफाई करके नाम रख दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा प्लेन है अपना, यहाँ पे पूरा प्लेन है, तो किसी बिंदु के लिए जाने के लिए अनेक रास्ते हो गए, तो यहाँ पे ऊपर ने जनरलाइज कर दिया, क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, दोनों फॉर्मूलों के नाम ना रख के ऊपर ने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया कि लिमिट एक मिनट रुकिए,
ऊपर ने जहाँ पे जनरलाइज क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया एफ ओ डैश बराबर जेड नोट टू, जेड नोट क्या है, एक पॉइंट है, जैसे वहाँ पे एफ ऑफ डैश जेड नोट हुआ करता था, एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल एच डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। सॉरी यहाँ पर लिमिट और लिखी जाएगी, अब देखिए ऊपर ने जनरलाइज कर दिया फॉर्मूले को। पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था किसी भी पॉइंट पे निकालते थे, मान के चलो ए पे निकालना है, तो क्या हुआ करता था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच। राइट हैंड निकालते थे तो माइनस लगा देते, सॉरी प्लस हुआ करता था यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड निकालते तो माइनस एच हुआ करता था यहाँ पे। तो अपन ने ये जनरलाइज कर दिया, क्या कर दिया, पॉजिटिव ले लिया, मतलब दोनों को अलग अलग ना करके जनरली फॉर्मूला बना दिया, एफ डैश जेड नोट बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। यहाँ पे एच का है कोई परिवर्तन है, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एच की जगह पे डेल जेड परिवर्तन डेल जेड। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये विद्यमान कब होगा, अब इसकी बात करें विद्यमान कब होगा, तो अपन ने सेकंड टर्म में तो खाली दो ही रास्ते थे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दोनों का नाम अलग अलग रख दिया और बोल दिया कि दोनों अगर बराबर हैं किसी बिंदु पर तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे रास्ते हैं किसी बिंदु के लिए जाने के लिए, तो क्या बोल दिया यहाँ पे जनरलाइज कर दी, मतलब मॉडिफाई कर दिया लैंग्वेज को। क्या बोल दिया कि किसी भी पद से जाओ, देखो डेरिवेटिव मौजूद होगा, कब मौजूद होगा डेरिवेटिव, जब लिमिट मौजूद होगी, और लिमिट कब मौजूद होगी, लिमिट जब मौजूद होगी जब जेड नोट की ओर किसी भी पद से जाए, किसी भी पद से जाए मान आना चाहिए समान, अद्वितीय समान आना चाहिए। अब देखो समझो, उसी पेज चलते हैं अपन। देखिए क्या कह रहा है, पहले एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। एक फलन W बराबर एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड जेड नोट की ओर या डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पद से अग्रसर हो तथा निम्न सीमा का मान अद्वितीय हो, अद्वितीय मतलब समान हो। अब ये दो फॉर्मूला हैं, एक फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे आया, अब दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा। दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 11th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाए अपन ने, सेकंड ईयर में पढ़ाए, क्या पढ़ाई, ऊपर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस सॉरी अपॉन एक्स माइनस ए। ये हुई बात है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक एक्सिस हुआ करता था तो अपन निकाल देते प्लस माइनस करके, लेकिन अपन इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या करेंगे देखिए, एफ डैश जेड नोट, वहाँ पे अपन ए बिंदु करते थे, यहाँ पे जेड नोट लिमिट एक्स नहीं जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये किससे आया, ये अपना फॉर्मूला आया इससे, ये अपना पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब समझिए परिभाषा क्या है। डेरिवेटिव कब मौजूद होगा, डेरिवेटिव जब मौजूद होगा, यानी ये अवकलन कब मौजूद होगा, अवकलन जब मौजूद होगा जब लिमिट मौजूद होगी, और लिमिट कब मौजूद होगी, लिमिट जब मौजूद होगी जब जेड नोट की ओर
जेड नोट की ओर किसी भी पद से जाए मान आना चाहिए समान, समान मतलब अद्वितीय। तो एफ डैश जेड नोट का अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा तो परिणाम होगा डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। अब देखिए समझते हैं, द्वारा से परिभाषा पे आते हैं। तो द्वारा से अपन अब अच्छी समझ में आएगा आपके। देखिए एक फलन डब्ल्यू बराबर एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड नोट की ओर जेड नोट की ओर या डेल जेड जीरो की ओर। देखिए अपने दोनों ही फॉर्मूले लिखे, जेड नोट की ओर या डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पद से हो, किसी भी पद से जाए मान आना चाहिए समान आया यानी अद्वितीय। तो क्या होगा, लिमिट मौजूद होगी, और लिमिट मौजूद होगी तो डेरिवेटिव मौजूद होगा, और डेरिवेटिव मौजूद होगा तो फलन अवकलनीय होगा। अब देखिए अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए। अवकलनीय क्या है, एक बड़ी प्रॉपर्टी। क्या है, बड़ी प्रॉपर्टी। अवकलनीय होने के लिए सीमा विद्यमान होना चाहिए, सीमा मतलब लिमिट विद्यमान होनी चाहिए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए सीमा विद्यमान होनी चाहिए, और सीमा कब विद्यमान होगी, जब जेड नोट की ओर या डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पद से जाए मान आना चाहिए समान, तो डेरिवेटिव मौजूद होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया का सभी लोगों के? कमेंट में जरूर बताना सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ तक सभी के समझ में आ जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल ही किताब नहीं खोली है तो उनको तो करनी पड़ेगी। अभी मान लो सही टाइम है, अभी से मेहनत करने लग जाएंगे तो अपन कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं बढ़िया तरह से। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है किंतु इसकी अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। पढ़िए आप लोग सभी। एग्जाम्पल नंबर 3.1.4। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है किंतु इसकी अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इस संतत मतलब संतत तो पूरे प्लेन में है। पूरे प्लेन मतलब समतल प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पूरे प्लेन में कहीं भी है, सर्वत्र है, सभी जगह है। लेकिन इसका अवकलज है वो खाली अवकलन कहाँ मौजूद है, ओनली जीरो पर, मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर। तो देख कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने के समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन कह रहा है फलन एफ ऑफ जेड मोड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है यानी कि कंटिन्यूटी है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ है, ओनली ओरिजिन। तो देखिए कैसे करेंगे। दिया है अपन को एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर। यदि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मोड जेड अपन जानते हैं, मोड जेड जानते हैं ना, बताया है पहले। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉडुलस निकालेंगे जेड का तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको मान रख देंगे अपन, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो अपन का आ गया एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ने ये भी पढ़ा है, कोई भी बहुपद फलन है, बहुपद फलन में चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, ये अपन को याद रखना है। अपन ने से 11th से पढ़ते आ रहे हैं, बहुपद फलन सर्वत्र संतत फलन होते हैं। तो वही लिखा है, देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है। चूंकि फलन एफ जेड चरों एक्स तथा वाई का बहुपद फलन है, एक्स तथा वाई का बहुपद फलन है, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, अतः एफ ऑफ जेड सर्वत्र संतत फलन है। सर्वत्र कैसे हैं, संतत फलन है। संतत फलन सर्व संतत अपन ने सिद्ध कर दिया। अपन अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कि ये मूल बिंदु के अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है यानी कि अवकलनीय नहीं है। अब देखते हैं इसका अवकलनीय है कहाँ पर है, और मूल बिंदु पर है तो क्यों है, और कहाँ पर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला अपन पढ़ाइए सभी लोगों ने, अभी पढ़े ऊपर पढ़ के आए हैं।
एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस जेड नॉट सॉरी जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। अभी ऊपर पढ़ा है ना अपन ने, देखिए यही फॉर्मूला है अपना, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए एफ डेल जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, ऊपर ने मान रख दिया, क्या मान रख दिया, फलन क्या था, फलन था एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर, यही था ना। तो अपन ने मान रख दिया एफ ऑफ जेड प्लस जेड, जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर हो गया, मोड का स्क्वायर हो गया माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, होल बार अपॉन डेल जेड। अब देखिए अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अपन ने, जब कोई मॉड्यूलस है मैंने इंपॉर्टेंट लगाए थे उसमें जेड और जेड बार, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, और डेल जेड दोनों को अलग अलग रख दिया। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में बार अलग अलग हो जाती है, दोनों पे सेपरेट हो गई, जेड पे भी हो गई और डेल जेड पे भी हो गई। दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, जेड जेड बार प्लस जेड बार डेल जेड मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये कट गया, क्या बच गया, देखिए सभी में भाग लगा दिया, डेल जेड का सभी में भाग लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया सरल करके। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, डेल जेड जीरो की ओर, अब डेरिवेटिव कब मौजूद होगा, अपना ये डेरिवेटिव है ये कब मौजूद होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी लिमिट विद्यमान होगी। और लिमिट कब विद्यमान होगी, जब विद्यमान होगी, लिमिट कब विद्यमान होगी, जब डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पथ से जाए, मान क्या आना चाहिए, समान अद्वितीय, किसी भी पथ से जाए। आपको याद रखना है अवकलन मौजूद कब मौजूद होगा, जब लिमिट मौजूद होगी, और लिमिट कब मौजूद होगी, जब किसी बिंदु की ओर जेड किसी भी पथ से जाए तो मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। तो वही बात है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए देख, ओपन पहले लेते हैं एक्स अक्ष से, ओपन चलते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, सबसे पहले चलते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश। तो चलिए एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष पर क्या होगा, डेल वाई बराबर जीरो होगा। क्यों होगा, देखिए जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है क्या, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। डेल जेड बराबर क्या होता है, डेल जेड प्लस आयोटा डेल वाई हो जाएगा। और डेल जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस लग जाएगी, माइनस लग जाएगी। तो ये समझ में आ गई सभी की में। देखिए जब एक्स अक्ष पर जा रहा है डेल जेड जीरो की ओर, तो डेल वाई जीरो हो जाएगा, डेल वाई जीरो हो जाएगा। तो देखिए डेल जेड बराबर क्या होगा, जहाँ पे मान देखिए डेल जेड बराबर डेल जेड ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, खाली एक्स बचा, सॉरी डेल एक्स बचा, डेल एक्स आ गया। और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ये भी डेल एक्स बचेगा। ऊपर मान रखिए, इसमें मान रखेंगे, देखिए डेल जेड अपन डेल जेड बार अपन डेल जेड का मान रख देंगे, तो डेल एक्स अपन डेल एक्स प्लस जेड बार प्लस डेल जेड। अब देखिए यहाँ पे सीमा डेल जेड जीरो टेंड्स टू जीरो कहाँ आई है, क्यों, डेल वाई तो जीरो ही हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि डेल जेड में दो होते हैं, डेल जेड बराबर होते हैं डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई होता है ना। तो एक्स भी जीरो की, डेल एक्स भी जीरो जाएगा और डेल वाई भी जीरो जाएगा, लेकिन डेल वाई बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मान हो गया जीरो, तो क्या जाएगा, डेल एक्स बराबर खाली जाएगा जीरो की तरफ, तो ये डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। मान रख दिया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जेड प्लस, अब देखिए जी डेल एक्स का मान रख जाएगा, यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा जेड प्लस जेड बार, समीकरण 1। अब केस सेकंड देखिए,
क्या सेकंड में क्या करेंगे, बाई एक्सिस के अलग जाएंगे, बाई एक्सिस के अलग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बराबर 0 हो जाएगा, और डेल एक्स का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, डेल एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो डेल जेड बराबर क्या होता है, आयोटा डेल वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से अपन को डेल एक्स बराबर 0 रखना है और निकालना है मान निकालना है किसका, डेल जेड का और डेल जेड बार का। तो देखिए ऊपर अपने देखा है, ऊपर को यहाँ से निकालना है डेल जेड और डेल जेड बार निकालना है। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ऊपर डेल जेड बराबर बचेगा आयोटा डेल वाई, और डेल जेड बार बचेगा आएगा अपना माइनस आयोटा डेल वाई। तो वही रख दिया अपना मान, माइनस में आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया और ये प्लस का आ गया, मान रख दिया यहाँ पे, सॉरी मान रखेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपन ने मान रख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस बना गया, माइनस जेड प्लस जेड बार, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, लिमिट का मान रख देंगे। अब देखिए जहाँ पे डेल वाई आएगा, क्यों, डेल जेड क्या है, डेल एक्स क्या है 0 होगी, तो डेल वाई बचेगा खाली ओनली, तो डेल वाई टेक्स टू 0। अब लिमिट का मान रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड बार, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था अपना एफ डैश जेड बराबर जेड प्लस जेड बार, और समीकरण 2 क्या था अपना, 2 क्या आया है, 2 आया है माइनस जेड प्लस जेड बार। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, अलग अलग है, तो क्या है सीमा विद्यमान नहीं है, और सीमा विद्यमान नहीं है तो फलन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। जब सीमा ही विद्यमान नहीं है तो फलन का अवकलन विद्यमान नहीं है, तो अवकलन विद्यमान नहीं होगा तो फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा है, चूंकि लिमिट का मान दोनों स्थितियों में अलग अलग आया है, अतः एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहीं पे मतलब इसका मूल बिंदु पर ही एग्जिस्ट है, खाली इसका अवकलन कहाँ पे विद्यमान है, मूल बिंदु पर ही है। अब देखिए मूल बिंदु पर कैसे विद्यमान होगा, विद्यमान कहाँ होता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब दोनों ही स्थितियों में सीमा बराबर आए, किसी भी पथ से जाएं, एक्स से जाएं या वाई से जाएं, मान क्या आना चाहिए समान। अब समान कहाँ पे आएगा, तो दोनों को रख दिया अपन ने बराबर। अब देखिए कहाँ से आएगा, जेड बार कट गया, जेड बराबर माइनस जेड इधर आएगा तो 2z हो जाएगा, और ये आएगा जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, तो मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स 0 और वाई 0 कहाँ होती है, मूल बिंदु पर। तो मतलब इसके कहाँ पे विद्यमान है, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे मौजूद विद्यमान है, ओनली मूल बिंदु पर कहाँ पे मौजूद है। तो क्या लगा देखिए, अतः एफ डैश जेड का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, अतः फलन एफ ऑफ जेड केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। समझ में आया सभी के में, और जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख ले। आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, क्या याद रखना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अपन ने सेक इंटीग्रल में क्या किया था, सेक इंटीग्रल अपन ने ओनली एक्स रियल एक्स हुआ करता था, कौन सा हुआ था, रियल एक्सिस हुआ करता था। एक्स अक्ष को बोलते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। अपना एक्स अक्ष था वो उसका था वास्तविक अक्ष। सेकंड इंटीग्रल में किसी भी सीमा का निकालने के लिए अपन लेफ्ट से जाते थे या राइट से जाते थे, और दोनों का मान समान आता था उस बिंदु पर, तो बोल देते कि सीमा विद्यमान है, अदरवाइज बोलते सीमा विद्यमान नहीं है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूरा प्लेन आ गया, मतलब सेकंड ईयर से थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, यहाँ पूरा प्लेन आ गया, और प्लेन में कोई बिंदु लेंगे तो उस बिंदु के लिए जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, क्या हैं, अनेक रास्ते हैं। तो अनेक रास्ते हैं तो क्या होगा,
इनको अलग अलग नाम नहीं रख सकते अपन, क्यों? यहाँ पे बहुत ही रास्ते हुए, अनंत रास्ते हैं। यहाँ पे तो केवल 2 रास्ते थे, जहाँ पे अनंत रास्ते हैं। तो अपन ने नाम ना रख के क्या बोल दिया कि किसी भी पथ से जाना चाहिए, किसी भी पथ से जाएं, मान आना चाहिए समान। समान मतलब अद्वितीय, तो वो सीमा विद्वान होगी, अदरवाइज सीमा विद्वान नहीं होगी। और सबसे बढ़िया रास्ते कौन से हैं अपने? एक तो एक्स एक्सिस के अलंग और एक वाई एक्सिस के अनुदिश। एक्स एक्सिस के अलंग और वाई अक्ष के अलंग, ये 2 रास्ते सबसे बेस्ट रास्ते हैं। अगर दिन इन दोनों से जाने पर मान समान आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि सीमा विद्वान है। और अगर दोनों से नहीं आता है तो और दूसरों से देखने की जरूरत नहीं है और बोल देंगे सीमा विद्वान नहीं है। मात्र आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अवकलनीयता अवकलनीयता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि उससे छोटा संतत्या है। संतत्यता, देखिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हो गया? अवकलन, अवकलनीयता। उससे छोटी डिफरेंशिएबल। मतलब क्या है? अवकलनीयता कोई फलन कब होगा? जब संतत्या होगा। संतत्या मतलब कब होगा? जब लिमिट विद्यमान होगी। लिमिट विद्यमान कब होगी? जब डेल जेड 0 की ओर या उस बिंदु की ओर किसी भी पथ से जाए, मान आना चाहिए समान यानी अद्वितीय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल है BS मैथ क्लासेस के नाम से, अपना यूट्यूब चैनल उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपनी थ्योरम नंबर 3.6.3 थ्योरम को समझते हैं आज हम। देखिए थ्योरम को आराम से समझ में आएगी, कोई टेंशन नहीं है। और आज की क्लास लगभग 1.5-2 घंटे की होने वाली है। इसमें अपन आज लगभग इस यूनिट का 40% या 50% भाग कंप्लीट कर देंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरी यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आप बस धैर्य से देखते रहिए, मन लगा के। आप बीच बीच में रेस्ट भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो ज़्यादा नहीं हुई है, अभी तो पौन घंटा से हुआ है अपन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम कौन सी? 3.6.3। क्या दे रखा है थ्योरम में? परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए संतत्या आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। सभी लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, बुक अपने पास रखिए और स्टेटमेंट को पढ़े हुए। सभी लोग पढ़ें। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए संतत्या आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। समझिए क्या कह रहा है। इसने बोला है परिमित अवकलज मतलब डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी, एक मिनट रुकिए। अवकलनीयता के लिए संत देखिए समझिए क्वेश्चन कह रहा है, और सॉरी अपनी थ्योरम क्या कह रही है
परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए संतत्या आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। अवकलन के लिए मतलब अवकलनीयता के लिए, परिमित अवकलज मतलब अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए क्या है, कंटिन्यूटी है, वो नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी मतलब अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो संतत्यता होगी, नेसेसरी है, आवश्यक रूप से विद्वान होगी, बट लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मतलब सफिशियंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन संतत्यता है तो वह जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियबिलिटी हो, यानी अवकलनीय हो, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो संतत्यता होगी, आवश्यक रूप से होगी, विद्वान होगी, 100% विद्वान होगी, आवश्यक है, नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई फलन, और क्या कह रहा है, परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है मतलब अगर संतत फलन है तो वो अवकलनीय हो, ये आवश्यक नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस थ्योरम में फलन को अवकलनीय मानेंगे। दे रखा है उसमें, अगर कोई परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन संतत्य हो परंतु पर्याप्त नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, फलन को अवकलनीय मानेंगे और संतत्यता दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसका विलोम देखेंगे, विलोम सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और अवकलनीय मानेंगे अपन और संतत्यता दिखाएंगे। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है होना है, आवश्यक है, नेसेसरी है, अब अवकलनीय है तो वह संतत्य भी होगी। लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है मतलब संतत नहीं है, संतत है तो आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति हैं। लेकिन ये आवश्यक है। आवश्यक क्या है कि फलन अवकलनीय है तो वह संतत होगा, परिमित रूप से विद्वान होगा, संतत्यता उसकी विद्वान होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अपन ने माना फलन एफ ऑफ जेड, ये तो मानना पड़ेगा ना अपन को। अपन ने मानेंगे, अपन क्या मानेंगे, फलन अवकलनीय मानेंगे। अवकलनीय कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। डेरिवेटिव मौजूद होगा तो लिमिट मौजूद होगी, लिमिट मौजूद होगी। लिमिट तो अपन को याद करना है, ये तो वैसे ही पता चल रहा है, देखें तो। पर चलो अपन सिद्ध करते हैं क्या क्या हो रहा है। माना फलन एफ ऑफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय फलन है। अवकलनीय मान लिया मैंने, अवकलनीय मान लिया, अपन क्या दिखाएंगे, संतत्यता दिखाएंगे। अवकलनीय कब होता है, कोई फलन हो गया अवकलनीय, मैंने बोला अवकलनीय फलन है, तो अवकलनीय कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। और डेरिवेटिव कब मौजूद होगा, तो मैं देखो कोई फलन अवकलनीय है तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। और डेरिवेटिव मौजूद होगा कब होगा, जब लिमिट मौजूद होगी। और लिमिट कब मौजूद होगी, जब जेड नोट की ओर किसी पथ से आए, मान आना चाहिए समान यानी अद्वितीय। तो चलिए अवकलनीय मान लिया तो डेरिवेटिव मौजूद होगा, जब भी तो अवकलनीय होगा। तो डेरिवेटिव मान लिया एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट परिमित रूप से विद्वान है। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ ऑफ जेड बिंदु जेड नोट पर संतत फलन भी है। अपन को क्या करना है, बिंदु जेड नोट पर फलन को संतत भी दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। अब देखिए इधर मैंने क्या कर दिया, अर में जेड माइनस जेड नोट से भाग दे दिया और जेड माइनस जेड नोट से गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे, अंश और आर में। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, ओपन दोनों तरफ लिमिट ले ली, दोनों तरफ लिमिट ले ली, इधर भी ले ली लिमिट। अपन ने क्या कर दिया, इधर लिमिट सेपरेट कर दी, इस पर अलग कर दी और इस पर भी अलग कर दी। और इस पर देखिए, इस पर अलग लगा दी लिमिट और इस पर अलग लगा दी लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इस पर लिमिट लगा दी तो देखिए, अब देखो यहाँ समझने की बात है। अब देखो लिमिट लग रही है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड नोट पर लिमिट लग रही है, तो इसका मतलब क्या है,
एफ ओ जेड नोट क्या है, ये कॉन्स्टेंट भाग है ना, किसी फलन है, फलन में ये क्या है, बिंदु है, बिंदु मान रखेंगे तो कोई भी कॉन्स्टेंट राशि मिलेगी। कॉन्स्टेंट मानी अचर, अचर राशि पे लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है, लिमिट हट जाएगी, तो इस पे से लिमिट हटा दी, ठीक है ना। और ये इसका मान दे रखा है अपन को, ऊपर ने माना ही ऊपर, क्यों, फलन क्या है, अवकलनीय है, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो डेरिवेटिव मौजूद कर दिया। किस पॉइंट पर, जेड नोट पर, जहाँ पर जेड नोट लगेगा, सॉरी जेड ही है, जेड नोट पर लगेगा, ठीक है ना। गुणा, अब देखिए यहाँ पर लिमिट रखिए, तो लिमिट क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो आर एच की पूरी 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, और लिमिट एफ ऑफ जेड बराबर माइनस एफ ऑफ जेड नोट बराबर 0, और इसको आर एच में देख दिया। अब देखिए ये क्या सिद्ध कर रहा है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए ऊपर ने सेकंड टर्म क्या पढ़ा था, देखिए सेकंड टर्म ऊपर ने पढ़ा था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालती थी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने का एक कॉन्सेप्ट था, किसी बिंदु पर फलन के लिए संततता होना, मतलब फलन अगर संतत है उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर संतत होने के लिए क्या हुआ करता था कि लिमिट की दाईं सीमा, लिमिट की दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए, और उस बिंदु पर फलन का मान ही बराबर होना चाहिए, तो ये उसको बोल देते अपन कि सीमा विद्यमान, सॉरी संतत्या, उस बिंदु पर फलन संतत है, तो इसको क्या कर लिखते, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, एक मिनट रुकिए, अब देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को कंबाइंड करके अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ जेड टेंस टू 0। ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक देख सकते हैं, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग कर रखी है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे पता अलग अलग हैं। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड, मतलब लिमिट का मान और उस बिंदु पर फलन का मान दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, फलन उस बिंदु पर संतत है, तो अपन ने सिद्ध कर दिया, संतति अपन को सिद्ध करना था, फलन अवकलनीय दे रखा है, और अपन क्या कर दिया, संतत सिद्ध कर दिया। तो देखो अतः फलन एफ ऑफ जेड बिंदु जेड नोट पर संतत फलन भी है। कोई दिक्कत, किसी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्स रूप, विलोमतः कन्वर्स देखते हैं। इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसे हम निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। कौन से उदाहरण से, जब कभी दे रखा हो आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। सेकंड ईयर में अपन ने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, जब भी किसी क्वेश्चन में पर्याप्त नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर उस क्या करते हैं, विलोमतः में क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो पूछता है तो अपन उसमें क्या कर लेते हैं, LHS सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि किसी बिंदु पर संतत तो हो लेकिन क्या नहीं हो, अवकलनीय नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिस उसका विरोध कर दे, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। 3.6.4 एफ ओ जेड बराबर एफ ओ जेड मोड का स्क्वायर। इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखिए, अपन ने एग्जाम्पल क्या किया था, अपन ने फलन था ये वाला, ये फलन क्या था, संतत था, कहाँ पे था, सर्वत्र संतत था, एवरी पॉइंट पर सर्वत्र संतत था, मतलब प्रत्येक बिंदु पर संतत तो था, लेकिन इसका अवकलज कहाँ पे विद्यमान था, ओनली एट ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर था। अवकलन कहाँ था, ओनली मूल बिंदु पर, लेकिन संतत कहाँ था, एवरीवेयर। तो अपन आराम से लिख सकते हैं, ये लिख रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रखा है, राइट कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे उसका पूरा पेस्ट करना है अपन को, पर एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को लिखना है, ऐसे लिख के ना आए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विश्लेषक फलन। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये मान लो फर्स्ट यूनिट का
अगर विश्लेषक फलन समझ में आ गया तो पूरी एक्सेल समझ में आ जाएगी। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग पानी पी के बैठिए, मस्त 2 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं अपन। सभी लोग पानी पिए और विश्लेषक फलन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। और ये आपको समझ में आना ही आना चाहिए, जिससे कि चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए 2 मिनट का लेच लेते हैं, पानी पी के आते हैं। आप भी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ पानी, और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। अभी अपन आराम से 1 घंटा भर क्लास और लेंगे, 1 घंटा या पौन घंटा आराम से क्लास लेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए पानी पी लीजिए, 2 मिनट का लंच लेते हैं अपन। चलिए दोस्तों, पानी पी लिया होगा सभी ने, तो स्टार्ट करते हैं अपन। एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन, विश्लेषक फलन। हिंदी में बोलते हैं विश्लेषक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसके 3 नाम है। पहला है एनालिटिक फंक्शन जो कि एक्सरसाइज का नाम ही है, चैप्टर का नाम है। दूसरा है होलोमॉर्फिक, तीसरा है रेगुलर फंक्शन। क्या होता है पहले समझते हैं इसको, पहले नेक्स्ट पेज पर समझते हैं क्या होता है विश्लेषक फलन। विश्लेषक फलन, कोई फलन मान लो, 1 मिनट, कोई फलन मान लो W बराबर FZ। ये फलन प्रांत डोमेन मान लो, कोई डोमेन मान लो, ये डोमेन है अपनी। इस डोमेन में यानी इस प्रांत में, इस रीजन में, क्षेत्र भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र यानी रीजन। इस क्षेत्र में विश्लेषक फलन कब कहलाएगा इस क्षेत्र में या डोमेन में, W बराबर FZ। बाई बराबर, जैसे सेकंड टर्म में बाई बराबर क्या लिखते थे, f(x). एक परंपरा थी फंक्शन लिखने की, बाई बराबर f(x) से लिखा करते थे अपन। इसी प्रकार थर्ड ईयर में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने की ये परंपरा आई, W बराबर f(z). आप किसी भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में W से दर्शाया रखा है, W से लिखेंगे अपन भी। एक तरह से परंपरा आई, प्रचलित रूप है W बराबर FZ, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इस प्रांत में यानी इस डोमेन में, इस क्षेत्र में विश्लेषक फलन कब कहलाएगा, जब कहलाएगा इस डोमेन में किसी प्रत्येक बिंदु पर, यानी इस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो। यानी कि कोई भी फलन होगा वो उस प्रांत या क्षेत्र में विश्लेषक फलन जब कहलाएगा जब उस प्रांत या डोमेन में फलन कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस क्षेत्र में। अब वही बात है, आप जैसे कि 1 मिनट रुकिए, दोबारा समझते हैं, अच्छी समझ में आएगा। कहते ईजी अगर समझ में आए तो। देखिए, एक फलन W बराबर FZ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में या रीजन में, इसको डोमेन बोलते हैं, प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। इस प्रांत में एनालिटिक कब होगा, होलोमॉर्फिक कब होगा, विश्लेषक फलन कब कहलाएगा, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। अवकलनीय कब होता है, अब देखो, कोई भी फलन अवकलनीय कब होता है, जब संतत हो, और संतत कब होता है, जब लिमिट विद्यमान हो। और लिमिट कब विद्यमान होती है, जब डेल जेड नोट की ओर किसी पथ से जाए, मान आना चाहिए समान। जब मान समान तो सीमा विद्यमान तो फलन का डेरिवेटिव मौजूद, और डेरिवेटिव मौजूद तो फलन डिफरेंशिएबल, और फलन डिफरेंशिएबल
तो फलन विश्लेषक फलन कहलाएगा। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि विश्लेषक फलन है ये एक बहुत बड़ी फल प्रॉपर्टी है। बड़ी प्रॉपर्टी मतलब अवकलनीय से ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान के चलो कोई फलन विश्लेषक फलन है, विश्लेषक होने के लिए अवकलनीयता होना जरूरी है, और अवकलनीयता होने के लिए क्या होनी चाहिए? संतत्या होनी चाहिए, संतत्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब देखिए अपनों को कैसे याद रखना है। विश्लेषक फलन का वे क्या है? विश्लेषक फलन है किसी भी प्रांत में, किसी डोमेन में, किसी प्रांत में फलन W बराबर FZ अवकलनीय कब कहलाएगा? जब इस प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर इस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? अवकलनीय हो। तो फलन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फलन विश्लेषक फलन कहलाएगा। ठीक है ना। ये तो होगी डोमेन की बात, यानी क्षेत्र की बात, रीजन की बात। अगर किसी बिंदु पर देखें तो अब बिंदु पर समझते हैं। किसी बिंदु पर मान लो Z नोट पर, Z बराबर Z नोट पर अपन को क्या देखना है? फलन विश्लेषक को परिभाषित करना है। तो क्या परिभाषित होगी? देखिए अगर किसी बिंदु पर विश्लेषक होने के लिए फलन के लिए तो क्या होना चाहिए? उसकी नेबरहुड जानते हैं क्या? प्रतिवेश। अगर यदि Z नोट में प्लस डेल कर दूं और Z में माइनस डेल कर दूं तो ये इसका प्रतिवेश होता है। देखिए सेकेंड ईयर में अपना क्या क्या हुआ करता था? प्रतिवेश कैसे लिया करते थे कि वहाँ पर एक ही एक्सिस थी, रियल एक्सिस। तो थोड़ा सा ये मान लो Z नोट है तो थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट लिया करते थे, और इसको बोलते थे नेबरहुड। क्या बोलते थे? नेबरहुड प्रतिवेश बोलते थे Z नोट का। Z नोट का प्रतिवेश लेते थे, इधर थोड़ा प्लस डेल पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो इसका प्रतिवेश हुआ करता था सेकेंड ईयर में। लेकिन थर्ड ईयर में प्रतिवेश कैसे निकालेंगे? थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरा, तो प्रतिवेश कैसे निकालेंगे? मान लो ये पॉइंट है Z नोट तो प्रतिवेश कैसे निकालेंगे? तो प्रतिवेश का मतलब है लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड ना, जिसकी चारों तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो रियल एक्सिस था, थोड़ा लेफ्ट राइट जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा रेडियस का सर्कल बना देंगे। क्या कर देंगे? सर्कल बना देंगे। अब इसका क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। डेल्टा रेडियस का सर्कल नेबरहुड हो गया। अब इस बिंदु पर फलन एनालिटिक होने के लिए इस बिंदु के नेबरहुड यानी इस प्रतिवेश में क्या होना चाहिए? प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है, तो वो कहलाएगा क्या? विश्लेषक फलन। तो अपन ने दो परिभाषा देखी। क्या देखी? पहली परिभाषा क्षेत्र में, पहली परिभाषा देखी अपन ने क्षेत्र में। दूसरी देखी अपन ने रीजन में, सॉरी उसमें बिंदु पर। तो इसका क्या है? डेल जेड। ये अपना क्षेत्र है, डोमेन है। तो डोमेन में कब होगा? जब फलन क्षेत्र के यानी प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, तो वो कहलाएगा क्षेत्र में। मतलब डोमेन में क्या कहलाएगा? अब विश्लेषक। और यदि बिंदु पर कोई फलन बिंदु पर अवकलनीय कब कहलाएगा? उसके प्रतिवेश में यानी उसके नेबरहुड में अवकलनीय है, तो वह प्रतिवेश यानी नेबरहुड में बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। तो चलिए अपन परिभाषा देखते हैं। अपन विश्लेषक फलन एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन, इंग्लिश में नाम याद रखना तीनों ही। विश्लेषक फलन देखिए क्या कह रहा है, परिभाषा देखिए। एक फलन W/FZ किसी प्रांत D में विश्लेषक फलन कहलाता है यदि यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। एक फलन W/FZ किसी प्रांत D में विश्लेषक फलन कहलाता है यदि यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अवकलनीय है। और देखिए दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? एक फलन W/FZ अपने प्रांत के किसी बिंदु Z नोट पर विश्लेषक फलन कहलाता है
यदि यह बिंदु z0 के प्रतिवेश यानी नेबरहुड प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। समझ में आ गई सभी के? परिभाषा समझ में आई क्या सभी के? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए, ये चित्र बना रखे हैं ओनली समझने के लिए, सब चित्र बना रखे हैं केवल समझने के लिए। क्या है, प्रांत में एनालिटिक के लिए, इसमें पूरे क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और यदि प्रतिवेश में इस किसी बिंदु पर विश्लेषक होने के लिए उसके प्रतिवेश में के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया अपनी विश्लेषक फलन की परिभाषा। और अब आती है मोस्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम, फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो अपन स्टेटमेंट को भी याद करेंगे। अपन को स्टेटमेंट को भी याद रखना है, एक तरह से इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रखनी है। और एक बार अपनी दोनों एक साथ होने के बाद मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, आप सभी देख लेंगे। और उन्होंने को तो कम से कम पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। और अदरवाइज कोई मोस्ट नहीं होता है, सबको पढ़ना है। पर जिसकी प्रायिकता ज़्यादा है वो प्रायिकता ही बता सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा आ सकती है, आने के चांस हैं, इसके नहीं है। पर ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि ये आएगी, ठीक है ना। चांस हो सकते हैं, इसकी प्रायिकता अधिक हो सकती है, अपन यही बता सकता है टीचर एक तरह से। तो देखिए, फलन के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है। आवश्यक प्रतिबंध वही अपन ने पहले किया था। आवश्यक माने क्या होता है, मतलब विश्लेषक होने के लिए आवश्यक है, मतलब अगर कोई फलन विश्लेषक फलन है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है आवश्यक। फलन एफ ऑफ जेड, अब देखिए एक परंपरा है। परंपरा क्या है, फलन को दर्शाने के लिए फलन को लिखते हैं एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जैसे कि मानो, चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं क्या है। मैंने मान लिया फलन एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये एक से दर्शाने का, जैसे डब्ल्यू बराबर एफ जेड होगा, डब्ल्यू बराबर एफ जेड हुआ करता है। जेड क्या है, फंक्शन है, जेड का फंक्शन है ना फलन। एफ क्या है, जेड का फंक्शन है। उसी प्रकार जेड है वो एक्स और वाई की होती है ना। जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए, इसको यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई लिखते हैं, इसको यू प्लस आयोटा वी भी लिख सकते हैं। एक बार समझिए, जैसे मान लो मैं लिख गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ जेड बराबर, खोलिए इसको स्क्वायर को खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यू बराबर क्या होगा, यू एक्स वाई बराबर क्या होगा, विदाउट आयोटा वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया यू एक्स वाई। और वी एक्स वाई क्या होगा, आयोटा वाली संख्या ये हो जाएगी 2 आयोटा एक्स वाई। तो एक तरह से व्यापक रूप है इसका। ये मान लो, ये मान के चलो सम्मिश्र विश्लेषण, जो सम्मिश्र विश्लेषण अपना मैथ है, इसमें फलन को दर्शाने का व्यापक रूप क्या है, फलन को दर्शाने का व्यापक रूप है एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं वी यू प्लस आयोटा वी शॉर्ट में, ठीक है ना। एक्स वाई ये प्रदर्शित कर रहा है कि यू एक्स और वाई का फलन है, वी एक्स और वाई का फलन है। इसको इस प्रकार भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपना आते हैं वहीं पे।
तो अपन विश्लेषक होने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, पर्याप्त फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध पढ़ते हैं। फलन डब्ल्यू बराबर फलन एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। अर्थात अब देख कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपको याद करनी है कोशी रीमान समीकरण। इनका बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, इनकी पोलर फॉर्म देखने वाले अपन आगे, तो अपने को क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि फलन के एनालिटिक होने के लिए क्या आवश्यक है। चलो इसको अलग से समझते हैं तब अच्छी तरह समझ में आएगा। फलन के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी क्या करे, यू तथा वी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर दे, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए। यू और वी कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और दूसरी क्या होती है डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर फलन यू तथा वी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करती है तो फलन क्या हो जाएगा, फलन की आवश्यक प्रतिबंध है कि कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए। अगर फलन विश्लेषक है, क्या है, विश्लेषक है, तो वह यू और वी को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर पर्याप्त होती तो क्या होती, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता कोई फंक्शन तो वह क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता। लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, आवश्यक प्रतिबंध पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन विश्लेषक है तो आवश्यक रूप से फलन के u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, फलन को विश्लेषक मानेंगे और क्या निकालेंगे, कोशी रीमान समीकरण व्युत्पन्न करेंगे, मतलब निकालेंगे। जब भी तो पता चलेगा ना कि अननेसेसरी कंडीशन में फलन के u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो वही है नेसेसरी और आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध में डिफरेंस आना चाहिए आपको। आवश्यक प्रतिबंध है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है तो वो ऐसा होगा, नेसेसरी आवश्यक रूप से होगा। यदि फलन विश्लेषक है तो विश्लेषक फलन की नेसेसरी कंडीशन का है कि कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या यदि फलन विश्लेषक है तो वो नेसेसरी मतलब आवश्यक है, वो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा मतलब करेगा ही। अगर पर्याप्त होती तो क्या करते, नेसेसरी कंडीशन में क्या होता, अगर कोई फलन विश्लेषक है उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है, मान लो कि कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, तो क्या करते अपन, नेसेसरी कंडीशन होती तो नेसेसरी कंडीशन को मान के फलन को एनालिटिक दिखाते। आई समझ में। तो अपन को यहाँ पे क्या करेंगे, विश्लेषक फलन मानेंगे और नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध है कोशी रीमान समीकरण, तो इनको क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई विश्लेषक फलन होगा तो आवश्यक रूप से है वो क्या है, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। लेकिन कोई फलन कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे तो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि फलन क्या हो, अवकलनीय हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर क्या होता, यदि आवश्यक प्रतिबंध नहीं पर्याप्त प्रतिबंध होता तो क्या होता, यदि पर्याप्त प्रतिबंध होता तो क्या होता, यू एक्स वाई कोई फलन कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फलन विश्लेषक है तो आवश्यक है वो नेसेसरी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अपन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं अपनी नेसेसरी कंडीशन वाली को।
अब देखो क्या कर कैसे सिद्ध करेंगे अपन। फलन को क्या माने, फलन को क्या मानेंगे, एनालिटिक फंक्शन मानेंगे, विश्लेषक फलन मानेंगे। विश्लेषक फलन मान के अपन को क्या निकालना है, कॉची रीमान समीकरण निकालने हैं। तो देखिए कॉची रीमान समीकरण को इंग्लिश शॉर्ट में लिख देते हैं CR इक्वेशन, ठीक है। माना फलन एफ ओ जेड, देखो आपको देखने में कोई दिक्कत हो सकती है, आपको जितनी मोबाइल में HD है 1080 उस पर चलानी है। आप बोलेंगे नेट खर्च हो जाएगा, बिल्कुल नेट खर्च नहीं होगा, थोड़ी सी 200-250 MB खर्च होंगी इस वीडियो देखने के लिए और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। फुल HD में देखेंगे आप सभी लोग जिससे कि साफ दिखे। और नोट्स में एक बार यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ढंग से नहीं हो बैठ पा रही है, और नोट्स तो साफ हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ बोर्ड पर लाने के लिए थोड़ी क्वालिटी गिर जाती है। कोई बात नहीं, आप 1080 में देखनी है आपको फुल क्वालिटी में। देखिए माना फलन एफ ऑफ जेड UXY प्लस आइट ऑफ UXY किसी प्रांत D में विश्लेषिक फलन है, अतः फलन एफ ऑफ जेड प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन होगा, बिल्कुल होगा। कि फलन के विश्लेषक होने के लिए क्या है आवश्यक है, विश्लेषक होने के लिए क्या आवश्यक है, फलन अवकलनीय होना चाहिए, और अवकलनीय होने के लिए क्या आवश्यक है, फलन संतत होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि विश्लेषक फलन होना एक बड़ी प्रॉपर्टी है, उससे छोटी प्रॉपर्टी है अवकलनीयता, और उससे छोटी प्रॉपर्टी है संततता। तो फलन अगर विश्लेषक है तो वो आवश्यक रूप से संतत फलन भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अतः फलन एफ जेड प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, फलन है, बिल्कुल है। अतः फलन एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, फलन अगर अवकलनीय है तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, जब भी तो अवकलनीय फलन होता है। अवकलनीय किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन कब कहलाता है, किसी बिंदु पर z बराबर z0 पर फलन अवकलनीय कब कहलाता है, जब उस बिंदु पर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। और डेरिवेटिव कब मौजूद होता है, डेरिवेटिव जब मौजूद होता है जब लिमिट मौजूद होती है। और लिमिट मौजूद कब होती है, लिमिट जब मौजूद होती है जब डेल जेड या जेड 0 की ओर या Z0 की ओर किसी भी पद से जाए, मान आना चाहिए अद्वितीय यानी समान, ठीक है ना। तो देखिए एफ डैश समस्या अवकलज अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, जब तो अवकलनीय फलन होगा, तो अद्वितीय रूप से विद्यमान है। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ये तो विद्यमान होगा। अब देखिए आगे क्या कर दिया, देखो अब देखिए फलन है, फलन क्या रखा है, फलन ऊपर दे रखा है, फलन को देखिए बार UXY प्लस आयोटा VXY। जब फलन एफ ऑफ जेड है, अगर जेड की जगह पे मैं एक्स जेड प्लस डेल जेड कर लूँ तो मतलब एक्स में ही परिवर्तन होगा और वाई में ही परिवर्तन होगा। जेड का मतलब क्या है, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है अपना एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं इसमें डेल जेड जोड़ूँ तो मतलब डेल एक्स मतलब एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल वाई, यही होगा ना, मतलब दोनों में परिवर्तन होगा। आ रही समझ में। तो उसी प्रकार देखिए अब देखिए ऊपर ने कैसे लिखा है UX प्लस, यहाँ पर देखिए UX प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा VX प्लस डेल एक्स प्लस कॉमा वाई प्लस डेल वाई। ऊपर ने यहाँ पे क्या करना है अपन को, ये रखना है जेड में डेल जेड जोड़नी है, मतलब एक्स में भी डेल एक्स जोड़नी है और वाई में भी डेल वाई जोड़नी है। तो ठीक है, यू में जोड़ा एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, आयोटा प्लस आयोटा VX प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ जेड सेम टू सेम लिख देंगे। नीचे डेल जेड है और डेल जेड का मान क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। लिमिट अलग अलग रख दी अपन ने, लिमिट अलग अलग
रख दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए ना अपन को। अपन ने विश्लेषक फलन माना है, विश्लेषक फलन मान के इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेरिवेटिव तो मौजूद होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फलन को अपन ने क्या बड़ी प्रॉपर्टी मान ली, बड़ी प्रॉपर्टी क्या मान ली, फलन को विश्लेषक मान लिया, और विश्लेषक मान लिया तो फलन अवकलनीय तो होगा। अवकलनीय कब होगा? जब डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो डेरिवेटिव मौजूद तो होगा ही होगा, चाहे एक्स अक्ष के अंदर से जाओ चाहे वाई अक्ष के अंदर से जाओ, सीमा फिर भी विद्यमान होगी, क्योंकि उन्होंने तो क्या मान रखा है, फलन विश्लेषक है। तो देखिए, और दोनों को बराबर रख देंगे तो अपना मान निकलेगा। देखिए आगे चलते हैं समझते समझते। एक केस स्पष्ट में देखते हैं। जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, डेल वाई बराबर जीरो होगा, बिल्कुल होगा डेल वाई बराबर जीरो। तो डेल वाई देखो जीरो रख दिया मैंने, जहाँ पे देखो वाई देख गया, डेल वाई बराबर जीरो रख दिया, जहाँ पर डेल वाई बराबर जीरो, जहाँ पे डेल वाई जीरो, तीन जगह पर डेल वाई बराबर जीरो रखना है अपन को, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए हमने कर दिया, डेल वाई बराबर जीरो रख दिया, वाई की लिमिट डेल वाई बराबर जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्यों डेल वाई वाला पद इनमें से हट गया, कोई पद नहीं रहा। ठीक है ना, डेल एक्स टेंस टू जीरो की लिमिट रहेगी ओनली, क्यों डेल वाई तो जीरो हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा आगे, u वाला पद है, ये u वाला पद है, इसको इस u वाले पद के साथ लिखूंगा, और v वाला पद है, इसको v वाले पद के साथ लिखूंगा। दोनों को अलग अलग सेपरेट लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा अलग अलग। देखिए एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू डेल जेड डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो मैंने अलग अलग लिख दिया। यू को एक्स, यू को अलग ले आया सेपरेट करके, और इस पर लिमिट लगा दी। आयोटा उसमें कॉमन ले लिए दोनों में से, और वी को एक साथ लिख दिया, और इस पर भी लिमिट लगा दी। ठीक है ना, आगे समझ में क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तो कैलकुलेशन तो की है, अलग अलग लिख दिया, सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस बड़े पदों से ये कैसे आया, इसको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको समझना है बढ़िया तरह से। समझिए देखिए कैसे आया, मेन चीज़ यही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसको प्रूव करने में मेन चीज़ यही है, इसको समझ लो तो आपकी थ्योरम होगी कंप्लीट। देखो सेकंड ईयर में अपन क्या करते थे, फर्स्ट ईयर में या 11th में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डैश ए बराबर क्या होता है, एफ डैश ए बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना, अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे अपन। ये तो सेकंड ईयर अपन तो एक वेरिएबल एक चर के बारे में पढ़ा करते थे, या तो कोई फंक्शन एक्स में हुआ करता था या कोई फंक्शन वाई में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेड है, और जेड में दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते थे अपन डी डेल एफ अपन डेल एक्स, डेरिवेटिव है ना इसका, इसका मतलब ये तो है डेरिवेटिव होना, इसका डिफरेंशियबल है, मतलब डेरिवेटिव एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियबल। अब इसी को मान लो एफ ऑफ एफ डैश जेड है, क्या दे रखा है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा बाई माइनस यू एक्स बाई अपॉन डेल एक्स। इससे तुलना कीजिए, इसकी कीजिए तुलना कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे पेन चलाऊंगा, वहाँ पे आप चेक करना है, देखते रहना है, ठीक है। ऊपर इसमें देखिए बाई, इसमें भी बाई में कोई चेंज ही नहीं है, एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी कि बाई तो कांस्टेंट है, बाई को भूलना है, बाई को भूल जाइए, बाई को बिल्कुल भूल जाइए कि बाई कोई है, बाद में लिख देंगे बाई को, ठीक है ना। तो देखिए मेरा आता है यहाँ पे एफ ऑफ एफ डैश ए एफ डैश जेड, ठीक है ना, लिमिट डेल जेड लिमिट एच टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो,
एफ ए प्लस एच यू एक्स प्लस एच एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच अपॉन डेल एक्स। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए क्या हुआ है। लिमिट इसको डेल एक्स हो है ना, इसको एच मान लीजिए, ए है उसे एक्स मान लीजिए, बस हो गया काम। आप अब तुलना करके देखिए तो अपना आ जाएगा। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ फलन क्या है एफ, यहाँ फलन क्या है यू क्या है एक। बाई को भूल जाइए, बाई दोनों में समान है तो बाई कांस्टेंट है, भूल जाइए बिल्कुल। तो एक्स प्लस डेल एक्स ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस यू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको देखो ओपन, इसको क्या क्या लिखते थे, इसको लिख सकते डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हुआ करता था, तो अपन क्या लिखेंगे आंशिक करेंगे, आंशिक मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल में हुआ करता था, एक चर में समीकरण फलन हुआ करता था, उसका डेरिवेटिव निकालते थे तो डी एफ अपॉन डी एक्स आता था। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो अपन पार्शियल करेंगे और सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे फॉर्मूले से तुलना करके लिखा है अपन ने। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वापस लौटा के देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार, देखिए आयोटा वाला लिख लिया, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। देखिए डेल एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच वी एक्स प्लस एच। इसमें भी वाई कांस्टेंट है, वाई को भूल जाइए, वी एक्स एफ ए अपॉन क्या एच अपॉन डेल एक्स। इसमें भी डेरिवेटिव बाई का होगा किसी रेस्पेक्ट में। यहाँ पे तो फलन एफ है, जहाँ पे वी है और जहाँ पे यू है, तो बस ई अंतर रहे इसमें। यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे एफ है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया सभी लोगों के, सभी लोगों के समझ में आ गया क्या? जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप कॉल करके बोल सकते हैं इस पेज पे सर इतना समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। आपके आपके लिए तो पढ़ाया जा रहा है ना, आपकी डिमांड पे तो आपको सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, केस सेकंड, यदि डेल जेड टेंस टू जीरो अलॉन्ग बाई एक्सिस, यदि बाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो क्या होगा, डेल एक्स बराबर जीरो होगा, वहाँ पे डेल एक्स जीरो हो गया। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा है इसमें, देखिए वो कौन सा फॉर्मूला था अपना, डेल एक्स बाई के अलॉन्ग जा रहे हैं तो डेल एक्स क्या जीरो है अपना, डेल एक्स जीरो है तो अपन कहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पे तो डेल वाई बराबर जीरो किया था अपन ने, यहाँ पे तो डेल वाई बराबर जीरो किया था, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, डेल वाई जीरो किया था, ये किया था, ये किया था और ये किया था। अब क्या करेंगे, एक्स डेल एक्स जीरो करेंगे, तो मतलब ये करेंगे एक जीरो, डेल एक्स बराबर जीरो रखेंगे यहाँ पे रखेंगे जीरो और यहाँ पे रखेंगे जीरो। ठीक है ना, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो डेल वाई टेंस टू जीरो रह जाएगा और डेल एक्स टेंस टू जीरो हट जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसी पे चलते हैं अपने पे। देखिए एक्स की जगह पे डेल एक्स की जगह पे जीरो रख दिया, यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे भी एक्स बच गया, नीचे आयोटा डेल एक्स बाई बच गया। ठीक है ना, डेल वाई यहाँ पे डेल वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए यू को एक साथ लिख लिया, यू देखिए यू इसमें आयोटा नीचे दे रहा है ना, आयोटा को बाहर ले लिया और डेल वाई को भाग लगा दिया, यू और यू को एक साथ ले लिया। देखिए किस किस को टर्म को एक साथ ले ली, ऊपर ने इसको टर्म को ले लिया, इस टर्म को ले लिया, इस टर्म को, ये तीन टर्म लेनी ना, नीचे भाग डिवाइड में ये तो दोनों के में रहेगा। तो यू एक्स कॉमा बाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल वाई
आयोटा को अपन ने बाहर ले दिया, लिमिट लगा दी, ठीक है ना, अलग अलग। इधर प्लस देखिए, प्लस प्लस वी, ये आयोटा ऊपर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, और ये भी नीचे आयोटा है, तो आयोटा आयोटा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब सेम टू सेम फॉर्मूला फिर दोबारा से बनाना है अपन को। तो देखिए 1/आयोटा सेम टू सेम लिख लिया अपन ने। तो देखिए वही फॉर्मूला है अपना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसे तुलना कीजिए, देखिए लिमिट डेल वाई टेंस टू h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए। एक्स भूल जाइए, इसमें एक्स भूल जाइए क्योंकि दोनों में एक्स है, दोनों में एक्स है, एक्स में कोई चेंज नहीं है, तो एक्स को कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स को भूल जाइए। वही फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। देखिए यू ए प्लस एच माइनस यू ए, जहाँ पे एफ है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सॉरी डी होगा, डी क्यों, यहाँ पे एक वेरिएबल है ओनली, तो डेल डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एफ अपॉन डी एक्स। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई कांस्टेंट है, तो पार्शियल होगा, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से अवकलन होगा। तो देखिए 1/आयोटा लिख दिया, यू का वाई में चेंज हो रहा है, तो वाई में चेंज कर दिया अपना डेल यू अपॉन डेल वाई। इसमें देखिए इसमें भी वाई में चेंज हो रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है, यहाँ पे तो यू था, यहाँ पे वी फंक्शन है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई। सेकंड की समझ में आया क्या बच्चों? सभी की में आ गया। अब वही बात है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेहनत करें। अब सीधी सी बात है, परसेंटेज आपको बनानी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पास भी आपको होना है, मेरा काम है समझाने का, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, डाउट हो, दिक्कत हो। मैथ की मेरी गारंटी है कंप्लीट, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अगर उतना कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर लाना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ओपन क्या निकाल रहे हैं, ध्यान तो नहीं भूल गए? चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से कि क्या कर रहे हैं। ओपन क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं किसी फलन के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन एफ ऑफ जेड के एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि यू तथा वी कोशी रीमन समीकरण को संतुष्ट करे। अब संतुष्ट करेगी तो क्या होगा? आवश्यक है तो अपन क्या करेंगे, विश्लेषक मान लिया अपन ने, और क्या निकाल रहे हैं? सी आर इक्वेशन निकालनी है अपन को, सी आर इक्वेशन निकाल रहे हैं। आवश्यक है, नेसेसरी है, आवश्यक है यानी नेसेसरी है। यदि कोई फलन विश्लेषक है, विश्लेषक फलन है, तो वो आवश्यक रूप से क्या होगा? आवश्यक रूप से यू और वी क्या करेंगे? कोशी रीमन समीकरण को संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त होता तो क्या होता? अगर भी फलन पर्याप्त है तो क्या होता? यदि कोई फलन की यू और वी कोशी रीमन समीकरण को संतुष्ट कर रही हैं तो क्या होता? विश्लेषक होता। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। विश्लेषक आप आवश्यक है, आवश्यक मतलब विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि कोशी रीमन समीकरण को संतुष्ट करे। यदि कोई फलन विश्लेषक है तो कोशी रीमन समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो विश्लेषक है। अब देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ढंग से। तो अपन ने क्या है, विश्लेषक होने के लिए विश्लेषक मान लिया अपन ने, विश्लेषक मानेंगे और निकालेंगे कोशी रीमन समीकरण। विश्लेषक मानेंगे और कोशी रीमन समीकरण निकालनी है अपन को। तो ठीक है, देखिए अपन विश्लेषक मानेंगे, विश्लेषक मान लिया, विश्लेषक मान लिया, ठीक है ना। और क्या कर दिया? अवकलनीय मान लिया। अब जब विश्लेषक होगा तो अवकल फलन अवकलनीय तो होगा ही होगा, क्यों? विश्लेषक एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि अवकलनीय की छोटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अवकलनीय मान लिया अपन ने,
अवकलनीय मान लिया तो एफ डैश जेड विद्यमान होगा। एफ डैश जेड विद्यमान क्यों होगा? अब भाई कोई अवकलनीय फलन है तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, जब भी तो अवकलनीय फलन होगा। तो डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी लिमिट भी मौजूद होगी। और लिमिट कब मौजूद होगी? जब डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पथ से जाए, एनी पथ से जाए, मान आना चाहिए समान या अद्वितीय यानी समान। तो अपन ने क्या लिया? दो रास्ते लिए अपन ने, एक तो लिया एक्स वाला और एक लिया बाई एक्सिस। एक लिया एक्स एक्सिस और एक बाई एक्सिस। दोनों से अपन मान निकाल चुके हैं, दोनों से मान निकाल चुके हैं। तो दोनों बराबर आने चाहिए कि नहीं? आप बताइए, बराबर आने चाहिए नहीं? बराबर आने चाहिए। क्यों? फलन अपन ने पहले ही मान रखा है। क्या मान रखा है? विश्लेषिक है। विश्लेषिक है मतलब अवकलनीय है। अवकलनीय मतलब उसका डेरिवेटिव मौजूद है। और डेरिवेटिव मौजूद कब होता है? जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसकी लिमिट मौजूद होती है। और लिमिट मौजूद कब होती है? जब डेल जेड जीरो की ओर किसी भी पथ से जाए, मान आना समान समान। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं। तो देखिए अपने समीकरण एक आ गया ये, और समीकरण दूसरा आ गया ये। अब डेरिवेटिव मौजूद है तो दोनों बराबर होने चाहिए, क्यों? विश्लेषक मार रखा है ना, विश्लेषक मार रखा है तो मतलब फलन अवकलनीय है। अवकलनीय है तो मतलब डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव मौजूद है तो मतलब लिमिट मौजूद है। लिमिट मौजूद कब है? जब लिमिट मौजूद है तो डेल जेड जीरो को किसी भी पथ से जाए, मान समान आना चाहिए। तो समान आएगा। तो अपन समान आने के लिए क्या करेंगे? दोनों को बराबर रख देंगे। समान आएगा मतलब मार रखा है अपन ने। तो देखिए अपन ने समीकरण एक और दो से मान रख दिए बराबर, दोनों के रख दिए दोनों। और वास्तव काल्पनिक भागों की तुलना कर दी। वास्तव भाग की तुलना करने पर ये आ गया, तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर आ गया। और देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। इस माइनस को इधर पहुँचा दिया मैंने, इधर लेफ्ट में, माइनस को लेफ्ट में पहुँचा दिया। ठीक है ना, वी मॉडिफाई करके लिख दिए। तो अब देखिए यही तो कोशी रीमान समीकरण है। निकला आया क्या? यही तो निकालनी थी अपन का। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अतः समीकरण 3 व समीकरण 4 अविष्ट कोशी रीमान समीकरण हैं। सभी लोगों के समझ में आ गया क्या? चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अपनी एक्सरसाइज ये मान लो लगभग 2-3 दिन में हो जाएगी अपनी ये। नेक्स्ट वीडियो में कल डाल देंगे एक वीडियो, एक परसों 2 वीडियो और लगेंगी इसमें, 1.5 घंटे की 2 वीडियो। अपनी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी पेपर की कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि कब के मतलब पेपर कब लगेंगे। अभी सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। जैसी डेट डिक्लेयर हो जाएगी उन कंटिन्यू मेहनत करने लग जाएंगे। मतलब आपका खतरनाक तरीके से तैयार हो जाएगा। टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है यार। अब आप तो जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ उतना उतना पढ़ते चलिए मस्त तरीके से। इतना मैं लिखा रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे नोट्स निकलवा के जीरोक्स करवा लेना। और जितना मैं कंटेंट समझा रहा हूँ उसको खतरनाक तरीके से तैयार करते चलना, और आपके बेस्ट नंबर आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए धन्यवाद।